हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएसपीसीएस। आज हम मेंस 365 का पॉलिटी मैगजीन का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें पहले लेक्चर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे, जैसे हमारे संविधान का लागू हुए 75 ईयर्स हो गए थे, उसको हमने कवर किया था। कास्ट सेंसस हो गया, रिजर्वेशन हो गया, सिटीजनशिप, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रॉपर्टी राइट, इंटरनल इमरजेंसी, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया था। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे जो फेडरल अपना स्ट्रक्चर है, मीन्स एक स्टेट का सेंटर के साथ जो रिलेशंस होते हैं या फिर इन दोनों के बीच इश्यूज होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, तो या फिर सीआईडी वाला केस हमने बताया था। तो ये सारे चीज को लेके जो सेंटर और स्टेट के साथ इश्यूज रहते हैं, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। तो हम पहला आज टॉपिक कवर करेंगे कि जो हमारा फेडरलिज्म है, तो स्टेट का सेंटर के साथ जो रिलेशन होता है, फाइनेंशियल रिलेशन, उसका स्टेटस देखेंगे। और कुछ जो स्टेट्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली किया था तेलंगाना ने, क्या किया था, अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए ऑटोनॉमी मांगा था कि हम एक स्वतंत्र राज्य की तरह उसमें ट्रीट करें उसको। देन उसके बाद हम देखेंगे कि जो गवर्नर है, गवर्नर का जो ऑफिस है, या फिर इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था, जिसमें जो गवर्नर का एक्सेंट देने का जो समय होता है, पास करने का, बिल पास करने के बाद जो गवर्नर के द्वारा वहाँ पे एक्सेंट दिया जाता है, उसके लिए कुछ लिमिट सेट किया था कि कितने दिनों में आपका जो है बिल को पास कर देना है या रिटर्न कर देना है। तो ये सारे हम जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड हम टॉपिक्स कवर करेंगे। और इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, पार्लियामेंट, बेसिकली आप जानते होंगे जो हमारा सांसद है, वहाँ से रिलेटेड, या फिर जो देश का हमारा सांसद है, या फिर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, उसका कैसे स्ट्रक्चरिंग है और उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, उससे रिलेटेड देखेंगे। क्योंकि आपने रिसेंट में एक पीआरएस का रिपोर्ट पढ़ा होगा, जिसमें ये बताया गया था कि जो हमारा पार्लियामेंट्री है, उसका प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। तो क्योंकि अभी रिसेंट का जो पीआरएस रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था कि जो लोकसभा का प्रोडक्टिविटी है वो 88% है, 88% है। तो ये समझेंगे हम कि बेसिकली 88% क्या है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मेंस में क्वेश्चन आए तो इसको हम कैसे, इसको हमें लिखना है आंसर। फिर कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है, क्योंकि रिसेंट में देखा जाए, जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ है, उसमें किसी भी पार्टी को अपना मेजोरिटी नहीं मिला है। तो जब मोर देन वन पार्टी एक साथ आते हैं और कोई गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो उससे उस गवर्नमेंट को हम कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं। और कोलिएशन गवर्नमेंट में बेसिकली उसको देखेंगे कि इस कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस के साथ साथ उसका क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक हैं, इसको भी हम देखेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, और अपने इंडिया में जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है, वो 2019 से ही खाली है, 2019 से खाली है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, और ये जो है हम एग्जाम में, मेंस एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम कैसे लिखना है, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। और लास्ट में हम दो क्वेश्चन आज देंगे होमवर्क के लिए, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो भी आप लोग आंसर अपने लिखने के बाद हमको मेल करेंगे, तो उसका जिसका भी हमें कॉपी रिसीव होगा, उसमें से ट्राई करेंगे मैक्सिमम का हम वहाँ पे आंसर उसको चेक करके रिवर्ट करें, रिप्लाई करें, जिससे कि आपका जो आंसर राइटिंग है वो और अच्छे से इम्प्रूव हो पाए। और उसके साथ साथ दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, और एक पार्लियामेंट्री का फंक्शनिंग जो है उससे रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। दो प्रैक्टिस क्वेश्चन का हम यहाँ पे देंगे, और उसको ट्राई करेंगे चेक करने का, आप भेजते हैं। जिसमें से एक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट, उन्होंने जो हमने लेक्चर नंबर 1 में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ कास्ट सेंसस, क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक में कवर किया था कि कास्ट सेंसस बेसिकली होता क्या है। तो उससे रिलेटेड कि अभी के टाइम पे कास्ट सेंसस जरूरी क्यों है। तो ये पहला पार्ट हो, क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। दूसरा, पोटेंशियल, उसका बेनिफिट एंड चैलेंजेस क्या है, ये दूसरा और तीसरा पार्ट हो गया। और इसके साथ साथ इसमें पूछा है कि सपोज गवर्नमेंट के पास सारा डेटा आ जाता है, तो उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उसका पॉलिसी मेकिंग में हम इस तरीके से यूज करें कि उसमें सारे वर्ग का यहाँ पे
इन्वॉल्वमेंट रहे और सारे वर्ग का देखेंगे कि कैसे वहाँ पे उनको बेनिफिट मिले। तो जिसने एक जसविंदर कौर करके हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने एक भेजा है आंसर अपना, जिसका आंसर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। जो भी था इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है कि रिसेंटली सेंटर ने यहाँ पे कास्ट सेंसस के लिए एक गजेट निकाला था, जिसमें 2026 में लद्दाख में और उसके बाद मार्च 2027 में अपने पूरे अक्रॉस इंडिया में होगा। तो ये इन्होंने इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लिखा। फिर क्वेश्चन को इन्होंने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए पोटेंशियल बेनिफिट एंड चैलेंजेस के बारे में है। तो उसके पहले यहाँ पे देखेंगे कि नीड है, नीड क्यों है, कि नीड फॉर कास्ट सेंसस। तो उन्होंने नीड के लिए देखिए यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और जो भी इसमें जेन्युइन मुझे फीडबैक लगा है इसको हमने दिया है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट के बारे में इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है उससे रिलेटेड चैलेंजेस या कंसर्न्स जो है उसको इन्होंने लिखा है। और बाद में जो लास्ट पार्ट है इसका, जो चैलेंज एंड उसके रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसको इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे आंसर बनाया और लास्ट में कंक्लूजन लिखा है, जिसमें कंक्लूजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो देखिए ओवरऑल हमने बताया कि इनको जो है, जो 15 मार्क्स का सपोज ये क्वेश्चन है, तो उनको 6.5 नंबर तो बहुत आराम से मिल जाएंगे। और इसमें इनको इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है, तो जैसे देखिए आपने इन्फोग्राफिक्स, जैसे इस तरीके का इन्फोग्राफिक्स हो गया, इस तरीके का कुछ यहाँ पे कोई पॉइंट डाल दिए, यहाँ पे एक कोई पॉइंट डाल दिए, यहाँ पे कोई पॉइंट डाल दिए। तो इस तरीके का जो इन्फोग्राफिक्स होता है उससे क्या होता है कि आपको लिखना तो कम पड़ता है, लेकिन जो आंसर रहता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है देखने में। तो इससे आपको यहाँ पे जो नंबर है, जो आपको 1 नंबर या फिर 1.5 नंबर से इंक्रीज होके यहाँ पे देखेंगे कि 7.5 या फिर 8 नंबर हो जाता है। तो इससे आपका मार्क्स इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो ये हमने अपने एक व्यूअर का यहाँ पे कॉपी बताया है। तो अभी आइए हम मूव करते हैं कि अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उस पे देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड क्या क्या पूछा है यहाँ पे। ये देखिए फंक्शनिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट इशूज चैलेंजेस एंड जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या क्या सिलेबस ये यहाँ पे दिया हुआ है, और उस सिलेबस से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए रिसेंटली 2024 का जो इलेक्शन 2024 का जो यूपीएससी का पेपर आया था उसमें पूछा था कि व्हाट चेंजेस द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, मतलब सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप है तो क्या क्या चेंज इन यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है या इंट्रोड्यूस किया है। फिर 2023 में देखिए 15 मार्क का क्वेश्चन आया था कि 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा है। फिर सीबीआई का जो जुरिस्डिक्शन है, मीन्स किसी भी स्टेट में जाने के पहले उनका परमिशन लेना पड़ता है, तो उस चीज़ का देखिए जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड यहाँ पे आया है। ये भी यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। और फेडरेशन के बारे में यहाँ पे बोला है। फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी ये भी इन्होंने बताया है। मीन्स ये सारे जो है पीवाईक्यू हैं, जब तक आप पीवाईक्यू पे कमांड नहीं करेंगे और आप पीवाईक्यू देखेंगे नहीं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको आंसर लिखना है, तब तक आप उतना अच्छे से ना तो आंसर राइटिंग कर पाएंगे, और आंसर राइटिंग करेंगे भी तो मार्क्स वहाँ पे गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप मेंस 365 पढ़ने का मेन तो यही होता है कि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है। तो आज के टॉपिक पे हम मूव करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फेडरल जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सेंटर है, स्टेट है या फिर लोकल अथॉरिटी है, इनके बीच में जो फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन होता है इसी को हम यहाँ पे फेडरलिज्म बोलते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो जैसे इसके भी 2-3 फॉर्म है, जैसे फिजिकल हो गया मीन्स मॉनेटरी, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब सारा जो है केंद्र के पास पावर ना रहे, कुछ स्टेट के पास रहे, और स्टेट में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जो होता है उनके पास रहे। तो इस तरीके से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी है। तो ये एक फिजिकल जो फेडरलिज्म है उसका ये पार्ट है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे संविधान में इससे रिलेटेड जो फिजिकल फेडरलिज्म है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है।
तो देखेंगे 7th शेड्यूल में ये टैक्सेशन से रिलेटेड यहाँ पे जो है यूनियन और स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है। इसके बाद जो रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सपोज कोई भी टैक्स का कलेक्शन होता है तो जो स्टेट्स होते हैं और जो सेंटर इसके बीच में उस रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 269 हो गया, आर्टिकल 269A हो गया, आर्टिकल 270 हो गया, इनमें दिया गया है। फिर ग्रांटिन ऐड हो गया जिसका जो है डिस्कशन आर्टिकल 275 में दिया गया है। इसके बाद जैसे बारोइंग्स हो गया मीन्स जो कोई भी स्टेट है उसको ज़रूरत है और अपने बारोइंग को मीट नहीं कर पा मतलब अपने एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए वो किसी न किसी कहीं पे बारोइंग लेती है, उधार लेती है, कर्ज लेती है। तो उसका कैसे क्या प्रोविजन है। और जो फाइनेंस कमीशन है तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन इसलिए ही लाया जाता है कि जो सेंटर के पास जो मनी या फिर जो जो टैक्सेशन से पैसे कलेक्ट हुए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स को कैसे दिया जाए, किस बेसिस पे दिया जाए और कितना परसेंट दिया जाए, इसका ही काम फाइनेंस कमीशन करती है। सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में ओवरव्यू देखते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो जो स्टेट के पास बारोइंग का एक लिमिट है वो 3% है। जो भी स्टेट का जैसे हमारा जो कंट्री के लिए देखा जाए तो जीडीपी हम देखते हैं, ओवरऑल जीडीपी देखते हैं। बट जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट के लिए हम जीएस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जीएसडीपी हो गया। फिर यहाँ पे एक जिससे कि एक्सपेंडिचर का बर्डन ना हो, सेस होता है मीन्स टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को सेस बोलते हैं। उसके ऊपर जो रिवेन्यू होता है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो स्टेट्स की और जो स्टेट का मतलब कितना शेयर होना चाहिए। तो ये सारे सेंटर स्टेट का फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो एक तरीके का एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो फाइनेंस कमीशन है उस तरीके से कोई ऐसा कमीशन होना चाहिए जिसके द्वारा एक तरीके से मतलब पॉलिसी के लिए निर्धारित हो कि ये स्टेप ऐसे लेना है, कितना परसेंट देना है, कब देना है, कैसे देना है। इस तरीके का एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए जिसको हम प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बजट होता है, चाहे यूनियन का बजट हो चाहे स्टेट का बजट हो, उसका प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट हुआ या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो बजट में पैसे का एक्सपेंडिचर तो बहुत ज़्यादा कर देती है, बट उनके पास जो रिवेन्यू के सोर्स होते हैं वो कम होते हैं, तो बाद में उनको बारोइंग करना पड़ता है। तो उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए जिससे कि जो चेक एंड बैलेंसेस है वो मेंटेन रहे। और 16th जो फाइनेंस कमीशन आया था उसमें ये बताया गया था कि जो माइग्रेशन हुआ, क्लाइमेट हुआ या डेमोग्राफिक्स हुआ, उसके लिए हमें एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्पेशल पर्पस का ट्रांसफर होना चाहिए। जो कभी कभी केंद्र सरकार कोई स्पेशल पैकेज बोल के किसी स्टेट को सपोर्ट करती है। और जो किसी भी स्टेट का जो एक्सपेंडिचर का ग्रोथ है वो नियर अबाउट जो उसके जो रिवेन्यू ग्रोथ है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी वो मीट कर पाएगी। फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, आपके पास रिवेन्यू जो है 80 रुपीज़ है, तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपये का या 20 रुपये का कर्ज बारोइंग लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेंडिंग जो है एक मतलब उस पर भी एक चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए। अभी हमने जो ये फेडरलिज्म है उसका हमने फिजिकल स्टेटिक्स देख लिया है। अभी हम देखते हैं कि रिसेंटली क्या था कि जो एक स्टेट ने अपनी ऑटोनॉमी मीन्स स्वतंत्रता की डिमांड की थी और ये स्टेट था तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या किया, एक कमेटी बनाया जिसमें जिसको लीड किया था जो रिटायर्ड जस्टिस कुरियन जोसेफ के द्वारा। और इन्होंने सजेस्ट किया कि एक जो स्टेट है हमें सजेस्ट किया कि कैसे जो स्टेट का इकोनॉमी है और फेडरलिज्म है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इनका जो सजेशन था इस तरीके का था कि जो पावर है मीन्स पहले क्या था कि जो यूनियन लिस्ट था, यूनियन लिस्ट देन स्टेट लिस्ट देन होता है कॉन्करेंट लिस्ट।
तो इसमें क्या था कि कुछ जो है स्टेट वाला कॉन्करेंट में चला गया था, तो इन्होंने सजेस्ट किया जो कॉन्करेंट में है वो कॉन्करेंट लिस्ट से वो सब्जेक्ट को आइटम को निकाल के स्टेट में वापस करना चाहिए। इसी को बोला गया था रिस्टोर पावर शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट में है और पहले स्टेट में था उस सब्जेक्ट को वापस स्टेट में डालना चाहिए। तो अभी देखा जाए फेडरल से रिलेटेड जो हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजन है, तो हमारे संविधान में बोला गया है कि जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। मीन्स जो यहाँ पे सपोज देखा जाए हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो भी हमारा स्टेट है वो सारे स्टेट मिल के ही हमारे देश को बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि जो हमारा भारत है वो जितने भी स्टेट्स हैं उनका एक यूनियन है और जो कभी अलग नहीं हो सकता है। और जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर वो उसको डिवाइड किया गया है अंडर आर्टिकल 246 में उल्लेख है, जिसका 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाया गया है। एक यूनियन लिस्ट, दूसरा हो गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट एंड तीसरा हो गया स्टेट लिस्ट। तो इस बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट पे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है, कौन से सब्जेक्ट में स्टेट लॉ बना सकती है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट या तो फिर सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड क्या क्या कमिटीज हैं उसको देखते हैं। तो सबसे फेमस जो कमेटी है वो राजमन्नार कमेटी है, जिन्होंने जी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया गया था और इन्होंने ही जो ये 7th लिस्ट है हमारा 7th शेड्यूल में जो लिस्ट है उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। तो ये ध्यान रहे कि जो राजमन्नार कमेटी है 1969 में आया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट था। और एक और केस हुआ था यहाँ पे 1977 में, जिसको वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम बोला गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो हमारा आर्टिकल 356 है, मीन्स जिसको हम प्रेसिडेंट रूल लगते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी राज्य में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी जो है फेल हो रही है, तो क्या है राज्यपाल जो होते हैं उनके पास पावर होता है कि वहाँ पे एक प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड करके प्रेसिडेंट रूल लगवा दें। तो इसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये जो आर्टिकल 356 है इसको हटा देना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा संविधान है उसमें फेडरल जो वर्ड है इसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, तो इस तरीके का फेडरल जो वर्ड है इसको भी हमारे संविधान में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो अभी के लिए देखा जाए तो इंडिया ने क्यों जो सेंट्रल लेवल पे फेडरलिज्म को एडॉप्ट किया था, तो पहला ये पॉइंट है कि हमारा देश देखिए डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, तो हम अपनी यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम इस तरीके का सिस्टम लेकर आए थे कि यूनियन ऑफ स्टेट रहे। दूसरा ये है कि उस टाइम पे देखिए कुछ स्टेट हैं जैसे स्पेशली जो साउदर्न स्टेट है वो रिचर हैं एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट। तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स जो हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम है जो नॉर्दर्न स्टेट्स में रहे वही सेम पर कैपिटा जो इनकम है वही सेम साउदर्न स्टेट में भी होना चाहिए। इस तरीके का इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का, जिससे कि डेवलपमेंट है प्रॉपर हो सके रिच स्टेट और पुअर स्टेट के बीच में। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं जैसे जस्टिस हो गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी, जब तक यहाँ पे पर कैपिटा इनकम या फिर जो स्टेट का डेवलपमेंट है इक्विटेबल नहीं होगा तब तक यहाँ पे चेक और बैलेंसेस बनाने में काफ़ी इश्यूज आएंगे। और इसके अलावा जो मेन और रीज़न था वो हमारे यहाँ जो था जो नियम थे सारे नियम को मतलब यूनिफॉर्म करना। जैसे जो नियम साउदर्न स्टेट में है या फिर ईस्टर्न स्टेट में है सेम वही नियम हमारे साउथ नॉर्दर्न में भी होना चाहिए, साउदर्न में भी होना चाहिए। इस तरीके का ये सारे कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से इंडिया ने सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म को एडॉप्ट किया था। लेकिन इसको एडॉप्ट करने के साथ साथ कुछ इसके साथ साथ चैलेंजेस भी आए। जैसे क्या हुआ कि सेंटर ने यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं या कॉन्करेंट सब्जेक्ट या स्टेट्स के सब्जेक्ट उसमें भी दखल देना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल क्या था
जो 3 कृषि कानून आए थे, ये बेसिकली क्या था, स्टेट का सब्जेक्ट था, बट इसमें सेंटर ने लॉ बनाया था। तो ये एक तरीके का फेडरलिज्म का ये अपमान हो गया। दूसरा है कि जो फिजिकल पावर होती है, जैसे अभी के टाइम पे जीएसटी जो है, बेसिकली ये सेंटर के द्वारा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लगाया जाता है। तो इन्वॉल्वमेंट तो इन लोगों में इसमें सारे का होता है, बट सपोज आपका एक स्टेट के नाते कोई पॉइंट रखते हैं, तो उसमें आपका पॉइंट सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है, ये आपका जो थिंकिंग है या फिर जो आपका इनपुट होता है वो ओवरराइड हो जाता है अदर जो मेजोरिटी की वजह से। तो इसकी वजह से देखा जाए तो फिजिकल पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया। और जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है, ये इग्नोर कर देती है अपने जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है उसको इग्नोर कर देती है। क्योंकि देखा जाए, जैसे अभी रिसेंटली लाया गया था थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी मीन्स एक तो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज। दूसरा होना चाहिए आपका इंग्लिश होना चाहिए, जिससे कि हम ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रहें। तीसरा हमें होना चाहिए एक हिंदी। तो इस तरीके का थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आया गया था। तो एक तरीके का हम पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉ नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है बहुत सारे यहाँ पे डाइवर्सिटीज हैं। तो ये सारे कुछ इससे रिलेटेड चैलेंजेस थे। तो अभी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि हमारा सेंटर और जो स्टेट्स के रिलेशन है इसको और इम्प्रूव किया जा सके। तो एक तो मेन स्टेप्स ये था, जो आर्टिकल हमारा 263 है, जिसमें एक इंटर स्टेट काउंसिल मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करे उसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। और जो इन स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन है इसको भी प्रमोट कर सके, इसकी वजह से इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया था। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो पहले नीति यहाँ पे प्लानिंग कमीशन था, पंचवर्षीय योजना जो लेकर आया था, लाया जाता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग जनरली क्या होता है कि सारे स्टेट्स के साथ हमेशा मीटिंग करता रहता है। तो ये सारा कुछ इनिशिएटिव है जिससे हम सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको प्रमोट कर सकते हैं। फिर जो हमारा फाइनेंशियल लेवल पे देखा जाए, फिजिकल लेवल पे, तो जो 14th फाइनेंस कमीशन आया था, वहाँ पे ये बताया गया था कि जो टैक्स का रिवेन्यू है उसका 32% हम स्टेट्स को देते हैं, तो उसको बढ़ा के 40% करना चाहिए। मीन्स 10% और स्टेट्स के पास एज अ रिवेन्यू देना चाहिए। फिर जीएसटी काउंसिल को जो है, सपोज जीएसटी काउंसिल में कोई डिसीजन लिया जाता है, तो एक ऐसा जीएसटी फोरम बनाना चाहिए जो सारे मेंबर्स और जो स्टेट्स होते हैं उनके पॉलिसी को सुने, उनकी बात को सुने, उनकी बात को माने, इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक जैसे, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि पहले सेंट्रल लेवल की जो स्कीम्स थी बहुत ज़्यादा थी, जैसे 130 थी, और जिसको कम करके उसका नियरली 75 कर दिया गया है। और अभी इस तरीके का टारगेट रखा गया है कि वो पहले से और कम होके नियरली 50 तक बचें। तो इस तरीके के कुछ प्रोविजंस थे। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए जिससे कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट या फिर एक स्टेट का सेंटर के साथ रिलेशन इंप्रूव हो। तो हमें जो रेजिडुअल पावर है, मीन्स जो ऐसा पावर, स्पेशली जैसे टैक्सेशन हुआ, इसका पावर हमें कोई भी इससे रिलेटेड चेंजेस करता है या फिर उसका रेट डिसाइड करता है, तो जितने भी स्टेट्स हैं उनके उनसे एक बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए और उनके बीच में कॉन्सेंसस बिल्ड करना चाहिए कि सारे स्टेट्स, अब जो भी सेंटर है वो जो भी फैसला लेती है उससे सारे लोग सहमति रहें। तो इस तरीके का कॉन्सेंसस बिल्ड करना चाहिए। और जो डेवलपमेंट है तो वो इक्विटेबल होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि सपोज यूपी में यहाँ पे बहुत अच्छे रोड्स हैं और जैसे बिहार में हम जाते हैं वहाँ पे रोड्स खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। या फिर यूपी में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इस तरीके का डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें डेवलपमेंट किस तरीके का चाहिए कि जो डेवलपमेंट हो इक्विटेबल होना चाहिए। मतलब जो डेवलपमेंट अपने एक स्टेट में सेम डेवलपमेंट उस टाइप का दूसरे स्टेट में भी होना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का रहे, चाहे रोड रहे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। और इससे रिलेटेड जो एक इम्पोर्टेंट कमीशन था उसको पुंची कमीशन, जिसको 2007 में लेकर आया गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको एज अ होमवर्क
यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन है, या जब भी सरकार, केंद्र सरकार सांसद से कोई भी कानून बनाती है, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट में या फिर यहाँ पे स्टेट लिस्ट में, तो जो है कॉन्सेंसस, जितने भी स्टेट्स हैं उनसे कॉन्सेंसस मीन्स सहमति, आपसी सहमति से बिल लेकर आना चाहिए। और ये किसके थ्रू हो सकता है? जोनल काउंसिल हो गया, जीएसटी काउंसिल हो गया, नीति आयोग, जो टाइम टाइम पे डिफरेंट सारे स्टेट्स के साथ मीटिंग करते रहते हैं, उनके साथ ये लेकर ऐसा लेकर आना चाहिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हम जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देंगे अभी, उसका हमें आप आंसर लिख के हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो हम उस कॉपी को चेक करके, जैसे आप देखे होंगे कि हमने वीडियो में शुरुआत में दिखाया था, वैसे ही हम वहाँ पे कॉपी चेक करके वहाँ पे उनका आंसर दिखाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, या फिर हमें टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़िए। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा अगला टॉपिक है कि अभी जो न्यू स्टेट्स हैं उनका डिमांड एक हो रहा है। जैसे अभी तेलंगाना है, उसका यहाँ पे देखा जाए तो तेलंगाना स्टेट को बने हुए 10 साल हो गया है। तो उससे रिलेटेड देख लेते हैं कि नए, जब भी नया स्टेट बनाया जाता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया रहता है। क्योंकि अभी देखेंगे कि रिसेंट में ये इसलिए भी हाईलाइट था, एक तो पहला हो गया कि यहाँ पे जो तेलंगाना स्टेट है उसको बने हुए 10 साल हो गए। दूसरा ये हो गया कि हमारा एक ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ का एक एरिया है, वो लोग एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे स्टेट या कंट्री की डिमांड कर रहे थे। तो इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी इसका बारे में देख लेते हैं। कि देखिए, जब भी हम प्रोसीजर बता रहे हैं कि जब भी कोई नया स्टेट का डिमांड होता है फॉर्मेशन का, तो आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है। और ये पार्लियामेंट से एक अप्रूवल के बाद, मीन्स एक जो यहाँ पे बिल होता है उसके माध्यम से एक हम नए स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरीके का जब भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बाद ही हमारे लोकसभा में या फिर किसी भी राज्यसभा में वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसके अलावा तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि जिस स्टेट भी इससे इम्पैक्ट हो रहा हो, मतलब कोई नया स्टेट बन रहा है तो कोई कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग स्टेट इम्पैक्ट हो रहा होगा या ब्रेक हो रहा होगा, तो उस स्टेट का के साथ एक कंसल्टेशन भी करना है, उसके साथ एक विचार विमर्श भी करना है। इस तरीके का हमारा आर्टिकल 3 में प्रोविजन है। तो कौन कौन से देखेंगे कि ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि नए जो स्टेट्स हैं इसका डिमांड बढ़ता गया हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। तो एक हो गया कि हमारा, जानते होंगे कि जो देश है इसमें बहुत सारे भाषाएं हैं, तो भाषाओं के आधार पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो भाषा के आधार पे पहला डिमांड हमारे यहाँ किया गया कि भाषा के आधार पे स्टेट का फॉर्मेशन, कि फॉर एग्जांपल जैसे गुजराती बोलने वालों का के लिए एक अलग से स्टेट दे दिया गया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र एक स्टेट दे दिया गया। इस तरीके का लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। फिर दूसरा है, इससे क्या हुआ कि रीजनल जो डिस्पैरिटी है वो बढ़ती है। जैसे महाराष्ट्र में भी देखा जाए, विदर्भा जो रीजन है वो उतना डेवलप्ड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज इन महाराष्ट्र। तो इससे क्या होगा कि विदर्भा में रहने वाले लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन होता है, तो वहाँ पे कहीं कभी ना कभी ये एक तरीके का रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। उसके अलावा देखा जाए तो कल्चरल आइडेंटिटी मीन्स किसी एरिया में, किसी बाउंड्री में आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉपुलेशन रह रहे हों और इनके बीच में एक कल्चरल सिमिलैरिटी भी है, तो ये लोग सोचेंगे कि हम लोग आपस में जुड़े हैं, मीन्स एक जगह एक साथ रहें। तो इस चीज़ का भी एक इम्पैक्ट पड़ा, जिससे कि एक नए स्टेट का यहाँ पे डिमांड बढ़ता गया और धीरे धीरे नए नए स्टेट्स बनते गए। और इसके अलावा एक मेजर एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यूज ये है कि जब भी कोई बड़ा स्टेट रहता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे देखा जाए इनिशियल स्टेज में हमारे पास जो 3 प्रेसिडेंसी थी, जैसे बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी
एंड उसके अलावा जो कोलकाता वाला हमारा प्रेसिडेंसी था, तो ये एरिया काफ़ी बड़ा था। बड़ा होने की वजह से इनको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता था। तो धीरे 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 ये छोटा होता गया, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और आगे देखेंगे कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, इससे रिलेटेड कौन कौन सा कमीशन या कमिटीज हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि एस के धर कमिटी, जो कि 1948 में आया था, और इन्होंने ये बोला था कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, मीन्स किसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे करना चाहिए, ये इसके धर कमीशन ने बताया था। लेकिन जो जेवीपी कमिटी था, जो कि 1948 में ही बनाया गया था, जेवीपी मीन्स जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल एंड पित्ता भी सिद्धारमैया, तो ये इन लोगों ने बताया कि जो लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट्स का फॉर्मेशन है इसको रिजेक्ट किया, और इन्होंने बोला कि लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। फिर बाद में उसके 5 साल बाद एक और लिंग्विस्टिक यहाँ पे एक अलग सा कमीशन बनाया गया जिसको फजल अली कमीशन बोलते हैं। 1953 में इन्होंने रिकमेंड किया कि हम अपने देश की यूनिटी और सिक्योरिटी के को देखते हुए हम एक तो भाषा के आधार पर, कल्चरल होमोजेनिटी के आधार पे यहाँ पे हमें स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहिए। ये फजल अली कमीशन में बताया गया था। और उस टाइम पे उन्होंने बताया कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में करेंटली जो हमारा उस टाइम पे तत्कालीन ये था भारत, उसको बनाना चाहिए था, और जिसके लिए एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया था। तो जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड जुडिशरी में क्या क्या जजमेंट, इंपॉर्टेंट जजमेंट पास हुए उसको देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो बेरूबरी यूनियन केस है, जिसको 1960 में लेकर आया गया था। और इन्होंने बताया था कि कि पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर नहीं होना चाहिए कि पहले कोई भी भारत का जो यहाँ पे पार्ट है उसको आप किसी फॉरेन कंट्री को दे दें, इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए। सपोज इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। तो इस तरीके का बेलवरी केस में बताया गया। जैसे अभी 1960 में कुछ एरियाज थे जिसको 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में के थ्रू वो एरिया को या टेरिटरी को पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये सिंपली बिल पास करके नहीं किया जा सकता है, इसके लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होता है। तो ये ध्यान रहे, बेरूबरी केस में ये बताया गया था। तो अभी देखा जाए, सपोज मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि जो स्टेट्स हैं, नए स्टेट्स हैं, उनका क्रिएशन होना चाहिए इसके फेवर में, मीन्स क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ न्यू स्टेट्स। तो जब भी इस तरीके से पूछता है तो आपको उसके फेवर में भी आंसर लिखने रहते हैं उसका, और अगेंस्ट भी लिखना रहता है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन में एक होता है मिडल पाथ निकल के, मीन्स वे फॉरवर्ड बना के आपको छोड़ देना रहता है, कंक्लूड कर देना रहता है। तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आपको तो पहले उसके फेवर में लिखना है कि हमें न्यू स्टेट की ज़रूरत क्यों है। तो पहला देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पे जब भी छोटा छोटा एरिया रहता है तो वहाँ पे उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, रूल करना, रेगुलेट करना काफ़ी इजी होता है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी हो गया। दूसरा है कि छोटा स्टेट होने की वजह से हम इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लोड, जो वर्कलोड होता है वो काफ़ी कम रहता है। तीसरा है कि जो स्मॉलर स्टेट्स होते हैं वो बड़े स्टेट्स की तुलना में जैसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, उत्तराखंड है, पहले बड़ा था तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, फिर अभी जब से ये उत्तराखंड मतलब इंडिपेंडेंट हुआ है तब से देखा जाए तो ये हुआ, चाहे गोवा हुए, ये छोटे स्टेट होने के बावजूद ये बड़े स्टेट से अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, और इनका जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और छोटा स्टेट्स होने की वजह से हर छोटे छोटे एरिया पे इनका जो डेवलपमेंट का रहता है अटेंशन, ये ज़्यादा रहता है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको इसके नए स्टेट्स बनाने के फेवर में ये कुछ पॉइंट्स हैं।
अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि हमें नए स्टेट्स नहीं बनाना चाहिए, उसका क्या क्या रीजन है। तो पहला पॉइंट है कि जब भी नया स्टेट बनता है तो वहां पे देखा जाए तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे लोड भी बढ़ता है। लोड कैसे बढ़ता है कि सपोज बड़ा स्टेट है तो वहां पे एक कैपिटल है, बट इसको छोटा छोटा स्टेट हमने कर दिया, सपोज इसको दो स्टेट में ब्रेक कर दिया, इसको दो स्टेट में ब्रेक कर दिया, तो एक कैपिटल यहाँ बनाना है, एक कैपिटल यहाँ बनाना है। तो इसकी वजह से देखेंगे कि यहाँ पे कैपिटल बनाने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स और वहाँ पे ऑफिसेज ओपन करने रहते हैं। तो एक तो देखिए इकोनॉमिक लेवल पे यहाँ पे एक बर्डन पड़ता है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखा जाए जब वहाँ पे हुआ तो उसकी वजह से जो नया कैपिटल अमरावती बनाना पड़ा, तो जिसकी वजह से नियरली $6 बिलियन जो है, $6 बिलियन का वहाँ पे खर्च बढ़ गया, 40,000 करोड़ के आसपास का। फिर दूसरा है कि हमेशा एक डिस्प्यूट जनरेट हो जाता है कि जो रिसोर्स है, सपोज कोई नदी है, उसका किस तरीके से बंटवारा किया जाए, इसका भी रिसोर्स का एलोकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। फिर बाउंड्री का डिस्प्यूट हो जाता है कि कौन सा किसका बाउंड्री है। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि एक बेलागावी डिस्प्यूट है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। फिर इसमें पेंडोरा बॉक्स मीन्स आज कुछ नए स्टेट का डिमांड है, हमने कर दिया, तो कल को जाकर छोटे स्टेट्स भी ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, या फिर वहां पे के लोग ये करेंगे धरना प्रदर्शन या फिर डिमांड कर सकते हैं कि हमें और छोटा स्टेट चाहिए। तो ये सारे उसके अगेंस्ट में फेवर है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो इसका वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि इक्विटेबल हो, मीन्स यहाँ पे कोई सपोज भी ये बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में जो डेवलपमेंट है यहाँ हो उस सेम इक्विटेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टेट होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक रीजन में डेवलपमेंट का कंसंट्रेशन जाता रहे एंड अदर कुछ बेल्ट्स रहे वो बिल्कुल इग्नोरेंस के मोड में रहें, और वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का से रिलेटेड कोई भी वहाँ पे काम ना हो। तो जो डेवलपमेंट है वो इक्विटेबल होना चाहिए, और एक्सपर्ट कमेटी होना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू क्या क्या डिमांड होना चाहिए, उसका क्या क्या इम्पैक्ट होना चाहिए इस तरीके के केस में। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक मिडल पाथ है जो इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गवर्नर से रिलेटेड। तो बेसिकली जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हेड होते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो संविधान में जो गवर्नर है इनसे रिलेटेड देख लेते हैं। इनका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 153 में दिया हुआ है, जहाँ पे ऑफिस ऑफ गवर्नर को डिफाइन किया गया है, उसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। देन आर्टिकल 163 है, वहाँ पे ये बताया गया कि जो गवर्नर है वो सिर्फ और सिर्फ एड एंड एडवाइस, जो स्टेट के काउंसिल मिनिस्टर होते हैं उनके एक्ट एंड एडवाइस पे ही वो काम करते हैं। फिर यहाँ पे आर्टिकल 200 में बताया गया है कि जो वहाँ पे गवर्नर के पास जो यहाँ पे विधायकी से जो बिल बना के पास हो के जाता है उनके पास, उस पर क्या एक्शन करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड वहाँ पे एक्टिविटी उनके पास रहती है। और आर्टिकल 213 में जो गवर्नर है उनका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में डिफाइन किया गया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नर के पास होता है वो आर्टिकल 356 है, मीन्स किसी भी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने के केस में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन इनके जो गवर्नर है इनके रिकमेंडेशन के बेस पे लगा दिया जाता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं गवर्नर के पास। तो इनके रोल के बारे में देख लिया जाए तो इनके रोल को भी डिफाइन किया गया है। जैसे एग्जीक्यूटिव रोल हो गया जहाँ पे ये सीएम को ये अपॉइंट करते हैं, काउंसिल मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। फिर लेजिस्लेटिव जो इनका वर्क भी डिफाइंड है, जैसे जो भी विधायकी का सेशन होता है उसको सम्मन करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। किसी बिल जो यहाँ पे विधायकी से कोई भी बिल पास होके जाता है तो उस पर अपनी सहमति जताते हैं, या फिर प्रेसिडेंट की इस पे कंसिडरेशन के लिए वहाँ पे उसको रिजर्व कर लेते हैं। तो ये लेजिस्लेटिव हो गया। उसके अलावा कुछ जुडिशियल इनके पास पावर्स होते हैं, जैसे सपोज जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी को यहाँ पे कोई सजा दे दी है तो इनके पास पार्डनिंग पावर होती है गवर्नर के पास। फिर तीसरा पावर इनके पास, सॉरी चौथा पावर ये हो गया उनके डिस्क्रेशन के ऊपर होता है। जैसे
सीएम इनको किसको बनाना है, मीन्स चार पार्टी है, चार पार्टी ने जीत कर मेजोरिटी किसी को नहीं मिला है, तो किसको पहले बुलाना है कि सरकार बनाने के लिए, वो इनके प्योरली इनके डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है। और किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है ये भी इनकी रिकमेंडेशन पे के बेस पे किया जाता है, और ये डिस्क्रेशन पे इनके डिस्क्रेशन पे लगाया जाता है। और मनी बिल के केस में देखा जाए तो मनी बिल के केस में ये उसको सिर्फ अप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ पावर्स होते हैं हमारे गवर्नर के। तो गवर्नर से रिलेटेड भी देखा जाए कि कुछ जुडिशियल जजमेंट्स हैं, जैसे शमशेर सिंह केस जो 1974 में आया था। इसमें बताया गया था कि जो गवर्नर हैं वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे ही काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जो एस आर मुंबई केस हुआ था 1994 में, इसमें ये बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट रूल है अंडर आर्टिकल 356, ये जो है इसका बहुत सारा मिसयूज भी होता है बहुत जगह पे, तो इसके मिसयूज को रेस्ट्रिक्ट किया गया था कुछ यहाँ जजमेंट के थ्रू। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जो गवर्नर से रिलेटेड थे। तो अभी जो गवर्नर के पास यहाँ पे सहमति, जो भी विधायकी से बिल पास होके जाता है उस पे सहमति देने के लिए उनके पास सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, जिसमें ये बोलाया गया था, बताया कि आपके पास एक टाइम का बाउंडेशन है कि आप इतने दिन के अंदर उस बिल पे आप अपना जो एक्सेंट है या फिर कंसिडरेशन के लिए आप रिजर्व रखे हैं, तो वो आपके पास टाइम सेट कर दिया है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक आर्टिकल 142 में पावर है। तो उसके पास जब भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस देने के लिए कोई स्टेप लेना पड़े, तो स्वतः कोई ना कोई स्टेप ले सकती है। इस तरीके का यहाँ पे आर्टिकल 142 में मेंशन है। तो अभी देख लेते हैं कि जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर किसी बिल को जब भी, मीन्स राष्ट्रपति भी किसी बिल को यहाँ पे पास करना पड़ता है और गवर्नर के पास भी, तो दोनों के बारे में हम देखेंगे कि एक कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए गवर्नर और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में कवर करेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे गवर्नर किसी बिल पे अपना मतलब सहमति जता सकते हैं या फिर उसके पास विद होल्ड मतलब अपने पास रख सकते हैं। और उसके अलावा देखा जाए फिर तीसरा पॉइंट है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, मीन्स विधायकी से बिल पास होके गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने उसको रिटर्न कर दिया ये बोल के कि इसमें ये पॉइंट का और ज़रूरत है। तो ये क्या होगा कि वापस उस विधायकी के पास जाएगा, जो कि एक मतलब सेम डिट्टो सेम वापस वो नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने के बाद वो गवर्नर के पास वापस भेजेंगे। तो जब उनके पास जाएगा पास होने के बाद, तो क्या है कि गवर्नर को वो मैंडेटरी हो जाता है, उसको रिटर्न नहीं कर सकते, उसको पास करना उनके पास मैंडेटरी हो जाता है। फिर चौथा पॉइंट ये है कि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, मीन्स प्रेसिडेंट से सहमति पाने के लिए वो अपने पास रख सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे गवर्नर के पास पावर होती है। फिर यहाँ पे देखा जाए कि कोई बिल है वो गवर्नर ने रिजर्व किया हुआ है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है। तो प्रेसिडेंट या तो एक्सेंट दे सकते हैं, अपने पास होल्ड पे रख सकते हैं, या वो भी रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। और उस पे जो लेजिस्लेचर है, मीन्स विधायकी है, वो 6 महीने के अंदर कम से कम उस पर काम करके वापस उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है। तो रिकंसिडरेशन वाला जब बिल वापस राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि उस पर सहमति देना ही देना है या एक्सेप्ट करना ही करना है, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बट सेम केस में सपोज रिकंसिडर्ड वाला बिल जब गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर के पास जो है सिर्फ उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करना ही करना रहता है। तो ये सारा कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो अभी जो जजमेंट आया था उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि क्या उस केस में बोला गया था। तो अभी क्या होता था कि सपोज कोई स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स कोई विधानसभा है किसी स्टेट का, सपोज उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, उसने कोई बिल पास किया और बिल पास होने के बाद वो गवर्नर के पास चला जाता था। तो गवर्नर जनरली क्या करते थे, जिस पे उनको एक्ट नहीं करना रहता था, मीन्स उस पे
सपोज उनको कोई बिल अच्छा नहीं लगता था, तो क्या करते थे, अपने पास रखे ही रह जाते थे। तो एक टाइम आने के बाद वो बिल स्वतः एक्सपायर हो जाता था या गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी, तो इसकी वजह से वो बिल कभी पास मतलब एक्ट बन ही नहीं पाता था। तो इसी चीज को हम पॉकेट वीटो बोलते हैं या ऑब्सोलूट वीटो बोलते हैं, कि जो अपने पास कंसिडरेशन के लिए रखे रहते हैं और वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। इसी को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। और जो होता है कि गवर्नर जो है, जो मतलब रिकंसिडरेशन के बाद, जो राष्ट्रपति की रिकंसिडरेशन के बाद जब बिल आता है, तो गवर्नर अपने पास वो रिजर्व नहीं रख सकते हैं, उसको भेजना ही भेजना होता है प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक टाइमलाइन सेट किया था, जैसे यहाँ पे देखिए, 1 मंथ का टाइमलाइन सेट किया था किस केस के लिए। सपोज कोई भी केस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जा रहा है, पास होके जा रहा है वहाँ पे, तो या तो वो अपने पास रिजेक्ट करते हैं, मतलब एक्सेंट दे देते हैं, या उसको अपने पास होल्ड रखते हैं, या फिर क्या है कि वो बिल को सम अपने राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं उसमें कंसिडरेशन के लिए। तो ऐसे केसेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन रखा वो 1 महीने का रखा, मीन्स 1 महीने के अंदर अंदर आप या तो राष्ट्रपति के पास रिकंसिडरेशन, राष्ट्रपति के पास कंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए, या फिर आप अपना मतलब एक्सेप्ट कर लिए या उसको रिजेक्ट कर दीजिए। इस तरीके का एक उन्होंने टाइमलाइन सेट कर दिया। फिर दूसरा ये है कि 3 महीने का उन्होंने एक कुछ केसेस में टाइमलाइन सेट किया, और इस 3 महीने के केस में टाइमलाइन ये रखा कि सपोज कोई रिटर्निंग बिल है और रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, तो मैसेज के साथ भेजना है जिसपे वो 3 महीने के अंदर उनको भेज देना है, और उनको कोई भी बिल रिजर्व रखना है प्रेसिडेंट के सहमति के लिए, तो वो 3 महीने के अंदर उनको वापस रिटर्न कर ही देना है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट यहाँ पे सेट किया था। और इसमें जो अब्सोल्यूट वीटो था वो डिस्क्रेशन वाला, इसमें उसको खत्म कर दिया था। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड। और अभी आज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने बताया था होमवर्क के लिए देंगे, जिसका आंसर आप लिख के हमारे ईमेल आईडी पे भेजेंगे, तो हम उसका कॉपी चेक करके उसको रिप्लाई करने का काम करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि इंडिया फेडरलिज्म इज मार्क्ड बाय सेंट्रल डोमिनेंस बट बैलेंस्ड बाय कोऑपरेटिव मैकेनिज्म। तो मतलब सेंटर का जो यहाँ पे डोमिनेंस है ओवर द स्टेट, ये देखा जाए तो एक काफी बैलेंस अप्रोच है यहाँ पे कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के थ्रू। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि इसको एनालाइज करिए इस इनिशिएटिव को, और रिकमेंड करिए कि हम कैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशन को और अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हमें इस वीडियो खत्म होने के बाद आप इसका आंसर लिख के भेजिए। और ध्यान रहे कि जो भी आंसर भेजते हैं तो आप एक पहला तो पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है, दूसरा ये है कि उसमें जो है इमेज जो है, फोटो जो है वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए। इससे कॉपी चेक करने में थोड़ा आसानी रहती है, हम लोगों का समय बचता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ट्राई करिए कैसे इसको हम बताना है। हमने बताया था पहले इंट्रोडक्शन एक रहेगा शुरुआत में, लास्ट में एक कंक्लूजन रहेगा। और देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको ब्रेक करिए, हमने जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करना है। तो एक पार्ट में, 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, या छोटे छोटे 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, और उस पर अपना जो भी पॉइंट है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको राइट करने का ट्राई करिए। तो ये सारा हो गया। और आप कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और इनकेस हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये टॉपिक ही इस तरीके का है कि हम इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं इंटरटेनिंग नहीं बना सकते। तो आप हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इन दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है हमें नेक्स्ट वीडियो को लेकर आने के लिए। वीडियोस को लाइक करते हैं तो यूट्यूब क्या होता है कि एल्गोरिदम इस तरीके का होता है, जब भी जो यूजर्स होते हैं उसको देखते हैं, कमेंट करते हैं, मीन्स वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं उस वीडियो से, तो वो स्वतः खुद से वो दूसरों को प्रमोट करता है। तो इससे हम लोगों को थोड़ा हेल्प मिलता है। और स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उसको हम रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अभी हमारा अगला टॉपिक है पार्लियामेंट से रिलेटेड, मीन्स हमारा जो सांसद है वो, या फिर जो विधानसभा है, जो राज्य की विधानसभा होती है उसके स्ट्रक्चर
जो होता है और उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, इससे रिलेटेड जो हमारा डिस्कशन है। जैसे अभी रिसेंट में एक जो पीआरएस जो रिपोर्ट आया था, पीआरएस रिपोर्ट आया था, पीआरएस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो हमारा सांसद है, संसद संसद में जो वर्किंग है उसका इफेक्टिविटी जो है, वहाँ पे फंक्शनिंग है वो मतलब कम हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 88% ही रहा। तो इसको डिटेल में समझेंगे, आइए। तो अभी देखा जाए कि हमारा जो लोकसभा है उसमें इतना ज़्यादा डिसरप्शन हुआ, तो डिसरप्शन होने की वजह से वहाँ पे जो हमारा लोकसभा का फंक्शनिंग है वो काफ़ी सिर्फ और सिर्फ 88% रहा। तो हमारे लोकसभा का फंक्शनिंग 88% रहा, इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे यहाँ एक महीने का यहाँ पे टाइम था, मीन्स एक महीना नहीं, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं कि सपोज 50 डेज का हमारा सीटिंग था, एक साल का 50 डेज का सीटिंग था। और इस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो 10 आवर्स का हमारा सीटिंग था। तो टोटल 500 हमारा 500 आवर का मीन्स 500 घंटे का यहाँ पे हमारा लोकसभा में सीटिंग होना चाहिए। बट 500 घंटे ना होके सपोज क्या हुआ कि यहाँ पे नियरली 400% हमारा 400 घंटा ही सिर्फ हमारे यहाँ फंक्शनिंग हुआ। मीन्स 100 घंटे पे सिर्फ विरोध पे या फिर टेबल कुर्सी फेंकने पे या फिर यहाँ पे चला गया, स्ट्राइक करने पे चला गया। तो जो रिमेनिंग 100 है वो वहाँ पे सिटिंग नहीं हुआ, तो जिससे क्या हुआ कि हमारा फंक्शनिंग जो है, फंक्शनिंग देखा जाए तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 80% आएगा। 80% कैसे आएगा, 40 100 थोड़े यहाँ पे 500, तो यहाँ पे ये चला जाएगा और इसे 80% आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो फंक्शनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 80% रहा, और राज्यसभा का फंक्शनिंग 73% रहा, जो कि जो हमारा शेड्यूल्ड टाइम था उससे काफ़ी कम है। और 18th का जो अभी 17th मतलब 2019 से जो 24 वाला लोकसभा था वो हमारा 17th हो गया। और 18th लोकसभा कौन सा हुआ, जो हमारा 2024 से अभी तक चल रहा है वो हो गया हमारा 18th लोकसभा। तो 18th जो लोकसभा है वहां पे भी देखा जाए तो वो बहुत कम हो गया, क्योंकि उसमें देखा जाए तो लोकसभा में देखा जाए तो नियरली उसका 54% हमारा फंक्शनिंग हुआ, और राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ 40% फंक्शनिंग हुआ। तो ये काफी मतलब सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जनरली क्या होता है कि एवरेज डिक्लाइन हो रहा है, मीन्स देखा जाए तो 2017 में धीरे धीरे फंक्शनिंग, 2017 में हमारा 28 दिन हुआ करता था, और 2024 में लोकसभा का फंक्शनिंग सिर्फ और सिर्फ 20 दिन हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो एफिशिएंसी है धीरे धीरे काफ़ी कम होती जा रही है। और यहाँ पे उसका रीजन ये भी है कि देखा जाए जो डिबेट होती है, सपोज कोई भी लोकसभा से यहाँ पे बिल मीन्स हमारे संसद से कोई भी बिल पास होना है तो उस पर डिबेट बहुत कम होता है, क्योंकि अभी देखा जाए वो पीआरएस रिपोर्ट के हिसाब से जो 51% जो बिल्स थे वो सिर्फ सेम डे में मीन्स जिस दिन टेबल हुआ उसी दिन वो पास हो गए, उस पर मीन्स कोई डिबेट ही नहीं हुआ। और सिर्फ 4% जो बिल्स हैं वो कमेटी को गए, मीन्स कमेटी मीन्स उस पर सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए क्या उस बिल में सही है क्या गलत है। सपोज कुछ सही है तो वो वेल एंड गुड है, कुछ ऐसा गलत है या कोई पॉइंट मिसिंग आउट हो तो उसको ऐड करना है। ये सारा जो है कमिटी, जो एक्सपर्ट कमिटी है वो लोग डिसाइड करते हैं। तो उस पर जब डिबेट ही नहीं होगा तो उसका फायदा नुकसान ही नहीं पता चलेगा। फिर तीसरा पॉइंट है कि अभी के लिए हमारे यहाँ देखा जाए तो स्पीकर और जो जो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर है वो उनका सीट वैकेंट है। तो सीट वैकेंट होने से क्या होता है कि जो डिप्टी स्पीकर हो वो जनरली जो होता है वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं, मीन्स स्पीकर जो है वो जनरली रूलिंग पार्टी से होते हैं, और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो जनरली अपोजिशन पार्टी से होते हैं। तो इसकी वजह से देखा जाए भी काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। और कुछ जो बिल है, बिल मीन्स एक जो एक स्टेट से बिल पास होके गवर्नर के पास जाता है तो उसको गवर्नर के द्वारा पास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ कि बिल देने में भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, जिसकी वजह से जो फंक्शनिंग है वो डे बाई डे काफ़ी कम होता जा रहा है। तो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा पार्लियामेंट्री का डिसरप्शन हो रहा है। तो देखिए, एक होता है डिसरप्शन, एक होता है इंटरप्शन। इंटरप्शन बहुत एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मीन्स सपोज 20 दिन का हमारी लोकसभा में सीटिंग है,
तो 20 दिन के लोकसभा के सिटिंग में एक दिन किसी दिन ऐसा हुआ कि 2 घंटे के लिए जो सदन है उसको स्थगित कर दिया गया, तो उसको हम बोलेंगे इंटरप्शन। इंटरप्शन मीन्स थोड़े टाइम के लिए ये बाधित रहा। बट डिसरप्शन क्या होता है कि सपोज यहाँ पे 20 दिन में से 5 दिन जो है स्ट्राइक की वजह से उसको यहाँ पे जो सदन है उसको स्थगित कर दिया गया, तो इसको एक मेजर डिसरप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस हो रहे हैं। तो एक तो है सब्सटेंसिव रीजंस, मतलब यहाँ पे देखा जाए कि डिसरप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि रीजनल इश्यूज जो हो गए, कंट्रोवर्शियल नेशनल इश्यूज हो गए, इन सब चीज़ का जो हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि जो सदन चलता है उस पर क्या होता है, सारे देश के लोगों का उस पर नज़र होता है, न्यूज़ होता है, मीडिया कवर करती है। तो ये जनरली क्या करते हैं कि वहाँ पे इस तरीके का एक्टिंग जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सारे जगह पे जो लोग हैं उनका वहाँ पे अटेंशन मिले, पब्लिक का अटेंशन मिले। ये पहला इस रीजन हो गया। दूसरा है कि अपोजिशन जो है ग्रैंड स्टैंडिंग मीन्स अपोजिशन एक साथ मिलकर किसी मुद्दे के पीछे पड़ा है, और कोई भी जब प्रपोजल सपोज रूलिंग पार्टी लेकर आती है तो उसको ब्लॉक करने का ट्राई करते हैं, जिससे उसका फंक्शनिंग डाउन और नाम खराब हो। तीसरा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली जो है हमारा 10वीं अनुसूची है उसमें दिया गया है, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लेकर आया गया था। और इसमें ये बताया गया कि सपोज कोई एक पार्टी से टिकट लिया और वो जीत गया, बाद में जाके वो सोच रहा है कि हम पार्टी बदल रहे, तो क्या होता है कि उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है कि उसका जो है जो भी वो सीट जीता है विधायकी या संसदीय का, वो मान्य ना रहे। इस तरीके के जो प्रोसेस हैं दल बदल कानून, उसी को हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। और ये क्या होता है कि जनरली सपोज पार्टी विप होते हैं, मीन्स कोई एक पार्टी है, उन्होंने लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधायकी में बोला कि इस पार्टी या फिर इस बिल में वोट नहीं करना है, या फिर वोट करना है या फिर उसको अपोज करना है। तो व्हिप के अगेंस्ट कोई पार्टी मेंबर जा रहा है, तो क्या होता है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आ जाता है, और जो ये चाहे तो व्हिप चाहे तो स्पीकर या फिर जो डिप्टी स्पीकर होता है उनको रेज कर सकता है, जिससे क्या होगा कि उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उसका जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रीजन हो गए, जैसे हो गया नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ती जा रही हैं। जैसे अभी के टाइम पे पहले क्या था कि मेजरली 2 से 3 पार्टी, 4 पार्टी हुआ करती थी, बट अभी के टाइम पे हर सारे स्टेट में 2 से 3 एक अच्छी अच्छी पार्टी, स्ट्रॉन्ग पार्टी है। उसके अलावा नेशनल लेवल पे 5-6 नेशनल पार्टीज हैं। तो ये सारे एक स्ट्रक्चरल इशू है। फिर पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क हो गया। तो देखेंगे कि ये तो सारे रीजंस है क्यों इस तरीके का सिस्टम्स हो रहे हैं। बट इस तरीके का पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन होने से जो है देश के लोगों पे या फिर देश पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब भी इस तरीके का कृत्य होता है तो पहला तो ये होता है कि कोई भी पॉलिसी सरकार फ्रेम कर रही है तो उसके पास उतना पर्याप्त टाइम ही नहीं होता है कि उसके प्रॉपर डिबेट हो। और कोई भी जब डिबेट नहीं रहता है तो किसी भी पॉलिसी का ये नहीं पता चल पाता अच्छे से कि उस पॉलिसी में क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को ऐड करना चाहिए किस चीज़ को रिमूव करना चाहिए। तो इसकी वजह से पहला ये मेजर इशू है। दूसरा ये है कि जो कंटिन्यूअस डिसरप्शन होने से, सपोज एक तो लोकसभा या जो हमारा राज्यसभा है इसका मीटिंग बहुत लिमिटेड होता है। अब लिमिटेड होने के बाद भी कंटिन्यूअस डिसरप्शन रहेगा, सपोज 20 दिन में से 15 दिन पार्लियामेंट चलेगा ही नहीं, तो इससे क्या होगा, जो जनता है जनता का ट्रस्ट पार्लियामेंट से खत्म होगा, नेताओं से खत्म होगा। इसकी वजह से वहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट कम होगा। तीसरा है कि जो पार्लियामेंट होता है वहाँ पे आप जानते होंगे कि टैक्स पेयर के पैसे से उनको सस्ते सस्ते में सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, और सस्ते में लंच उनको कराया जाता है, बाकी अदर सर्विसेज दिया जाता है। तो हमारे और आपके जैसे लोगों का और टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट में ये बोला जाता है कि 1 मिनट पार्लियामेंट चलाने के लिए नियरली 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से देखा जाए तो पार्लियामेंट का प्रोडक्टिविटी डे बाय डे डिक्लाइन हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर स्टेप्स होने चाहिए इसको देखते हैं। तो पहला स्टेप होना चाहिए कि जो मोशन है, मतलब
कोई मेजर इश्यूज है तो उस पे ऐसा 20-30% लोगों का सपोर्ट लेके उस जो इशू है उसको काफी हाईलाइट करना चाहिए और लोगों की नजर में लेकर आना चाहिए। फिर अपोजिशन के पास पर्याप्त उनको टाइम देना चाहिए कि जिससे कि अपोजिशन वाले जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उठा सकें। और उतना जो नंबर ऑफ डेज, सपोज यहाँ पे 20 डेज का एक लोकसभा का, इसमें पार्लियामेंट का एक सेशन का मीटिंग है, तो 20 डेज में से 3 डेज आप एलोकेट कर दीजिए, अपोजिशन के पास रहेगा। अपोजिशन जिस उस 3 दिन में जिस पार्टी को मतलब जो जो इश्यूज है उसको हाईलाइट करे, उस पर डिबेट करे, उस पर क्वेश्चन करे। तो इस तरीके का हम डे फिक्स कर सकते हैं। या फिर नंबर ऑफ डेज भी, एनुअल डेज जो है उसको भी बढ़ा सकते हैं। फिर जो रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी उसके बीच में ऐसा कॉन्सेंसस बिल्ड करें जिससे कि आपस में सहमति बने और हमारा जो पार्लियामेंट का प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। फिर जो डिसरप्शन है उसको भी डिफाइन करना चाहिए। और जो एथिकल जो कमिटीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए जिससे कि हमारे जो अकाउंटेबिलिटी है डिसरप्शन के साथ साथ वो, मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़े लोगों के पास। तो इसका देखिए, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वर्किंग कमेटी है उसके रिव्यू करना है। NCRCW मतलब नेशनल नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो ये सिस्टम है इसके बारे में रिकमेंड करना है, इसके बारे में लिखना है। क्योंकि इन्होंने रिकमेंड किया था कि मिनिमम नंबर ऑफ सीटिंग, मतलब एक साल के अंदर लोकसभा में कम से कम 120 दिन का यहाँ पे सेशन होना चाहिए, 120 दिन का। और यहाँ पे राज्यसभा में 100 दिन का सेशन होना चाहिए। और जो लेजिस्लेचर है, सपोज जो छोटा स्टेट है तो वहाँ पे 50 दिन का कम से कम वर्किंग होना चाहिए, और बड़े राज्यों में 90 दिन का कम से कम वर्किंग होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है, सपोज वो डिक्लाइन होना हो रहा है, तो हमें पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग से रिलेटेड है उसको काफ़ी एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, सीटिंग नंबर ऑफ सीटिंग डेज को यहाँ पे और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। और किस तरीके का डिसरप्शन है उसको भी मतलब यहाँ पे ये करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, और उस पर लोगों का अटेंशन लेकर आना चाहिए। तो ये सारे कुछ कंक्लूजन्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि कोलिएशन गवर्नमेंट से रिलेटेड। मीन्स क्या होता है कि कोलिएशन बेसिकली क्या होता है कि सपोज 2024 का इलेक्शन हुआ, हमारा जनरल इलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी मेजर पार्टी को यहाँ पे मेजोरिटी में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला कि अकेले दम पे वो 272 प्लस सीट्स लेकर आए जिससे कि अकेले अपने दम पे वहाँ पे सरकार बना पाए। तो क्या होता है कि जब इस तरीके का केस नहीं होता है तो वहाँ पे जो भी पार्टीज होती हैं, नंबर 2-3 की जो भी पार्टी होती हैं, वो एक साथ आते हैं और वहाँ पे जब सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने का सेंस मतलब आपस में मिल के सोचते हैं कि हम यहाँ पे जो मल्टीपल पार्टी एक साथ आके सरकार बनाती है, जिससे कि क्या होता है कि उस सरकार जितना भी टेन्योर है उतना चलाया जा सके। तो जब भी मल्टीपल पार्टी एक साथ मिल के कोई सरकार चलाती है उसी को कोलिएशन का गवर्नमेंट बोलते हैं, मिली जुली सरकार बोलते हैं। तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। एंड हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेकर आने के लिए। तो जो कि हमने बता दिया, इसका डिफिनीशन बता दिया है कि बेसिकली 2024 में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला था, तो मल्टीपल पार्टी मीन्स एनडीए अलायंस जो है, एनडीए अलायंस अपने अलायंस के साथ जो छोटी छोटी पार्टियां उनको लेकर आए, जिससे क्या हुआ कि उनकी 272 प्लस सीट हो गई। 272 प्लस सीट होने की वजह से वो आराम से सरकार बना लिए। तो ये एक तरीके का मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जिसमें देखा जाए रीजनल डाइवर्सिटी होती है। मीन्स एनडीए में देखेंगे कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न स्टेट्स भी पार्टी है, साउदर्न स्टेट्स भी पार्टी है, ईस्टर्न स्टेट्स भी छोटी मोटी पार्टी है, और यहाँ पे वेस्टर्न स्टेट से भी पार्टी है। तो यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी हो गया। तो जो कोलिएशन होता है वो दो तरीके का हो गया। एक तो हो गया प्री इलेक्शन, मीन्स इलेक्शन होने के पहले ही सरकार बन गया, जैसे सॉरी इलेक्शन होने के पहले ही गठबंधन हो गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे इंडिया गठबंधन जो था, इंडिया गठबंधन था, ये इलेक्शन के पहले ही गठबंधन बन गया था। तो इस तरीके के गठबंधन को हम प्री इलेक्शन
अलायंस बोलते हैं। दूसरा ये है कि हम पोस्ट इलेक्शन अलायंस बोलते हैं। तो पोस्ट इलेक्शन अलायंस जैसे 2015 के आसपास, 2000 यहाँ पे 14 में, मतलब आपका जो फर्स्ट गवर्नमेंट आया था उस केस में देखा जाए तो किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला था। तो वहाँ पे आप पार्टी प्लस कांग्रेस कांग्रेस ने एक साथ मिलके वहाँ पे सरकार बनाया और 49 दिन 49 डेज वहाँ पे सरकार चला था। उसके बाद वहाँ पे केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरीके के सिस्टम को हम पोस्ट इलेक्शन अलायंस बोलते हैं या कोलिएशन बोलते हैं। तो अभी इसका हम हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इस तरीके का पहली बार जो है कोलिएशन 1977 में बना था, जिसमें जनता गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 89 है, यहाँ पे इस चीज़ का फिर से शुरुआत हुआ। और 1999 से 2004 के बीच में जो एनडीए का गवर्नमेंट था, वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई ऐसा मिली जुली सरकार, कोलिएशन गवर्नमेंट पहली बार 5 साल का टर्म पूरा की हो। तो और 2024 में भी फिर से वापस ये कोलिएशन गवर्नमेंट आ गया, क्योंकि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला। तो इससे क्या होता है, इसका कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है। तो पहले तो देख लेते हैं ये इसका इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी कोलिएशन गवर्नमेंट बनता है तो मल्टीपल पार्टी मल्टीपल रीजन से आती हैं, तो यहाँ पे ब्रॉडर लोगों का, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा है कि कोई भी, मतलब मल्टीपल पार्टी एक साथ आ जाने की वजह से कोई भी पार्टी जो है वहाँ पे तानाशाही नहीं कर पाती है, तो चेक और बैलेंसेस बना रहता है। फिर यहाँ पे कॉन्सेंसस बिल्ड होता है, मीन्स मल्टीपल पार्टी की सपोर्ट की वजह से सरकार बनेगी, तो मल्टीपल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके बात को मानना और सुनना भी पड़ेगा, तो कॉन्सेंसस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है। फिर जो लोकसभा का रोल होता है उसका भी वहाँ पे, मतलब रोल काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कोई भी बिल सरकार लेकर आना चाह रही है तो डिफरेंट पार्टी आपस में डिबेट करती है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी, मतलब इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, ये सिग्निफिकेंट हो जाता है उसका कि कोलिएशन गवर्नमेंट का क्या क्या बेनिफिट है। बट उससे रिलेटेड देखिए चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा उसमें चैलेंज ये है कि सपोज एक तो इलेक्शन इतना कॉस्टली होता है इंडिया में, उसके बाद भी वहाँ पे जब कोलिएशन लंबा नहीं चलता है तो पॉलिटिकल, एक तो स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, मतलब कभी भी वो गवर्नमेंट टूट सकती है। जैसे वहाँ पे 1998 में देखा जाए तो एनडीए गवर्नमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ 13 महीने में ही वो ब्रेक हो गया था। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। उसके अलावा जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में खर्च भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोज वहाँ पे सरकार नहीं बन रही और री इलेक्शन की बात आ गई तो फिर पॉलिसी जो है कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं बन पाती है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा विरोध होता है और सरकार टूटने का डर रहता है, जिससे वहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस होती है। और लॉन्ग टर्म कोई जो स्ट्रेटजी है वो भी नहीं बन पाता है, क्योंकि इस तरीके का सिस्टम ही नहीं रहता है कब सरकार चली जाए। फिर रीजनलिज्म, फॉरेन पॉलिसी में भी इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मतलब मल्टीपल पार्टी, छोटे छोटे पार्टीज मिल के बड़े हैं, तो फॉरेन इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट सिस्टम बाहर लोग ले लेते हैं। फिर देखिए इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, किसी भी कंट्री में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट आते हैं, सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है। फिर जब भी इलेक्शन का, ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें उस तरीके का लीडर और उस तरीके का कमिटी चुनना चाहिए कि हमारे देश को अच्छा सा प्राइम मिनिस्टर मिल सके, जिस जो हमारे कंट्री को अच्छे वे में लीड कर सके। हमें ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे भी फोकस करना चाहिए। तो ये हमारा जो है कोलिएशन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है इश्यूज थे। अभी एंटी डिफेक्शन, तो ये एंटी डिफेक्शन जनरली आपने पढ़ा भी होगा, उसको हम बहुत डीप में नहीं कवर करेंगे। तो रिसेंटली क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे तेलंगाना स्टेट के जो स्पीकर थे, इन्होंने इस पे एक्शन लेने के लिए बोला कि जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, इस नियम का यूज करके ये जो स्पीकर थे कुछ लोगों पे कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो एंटी डिफेक्शन हमने बताया था अभी ऊपर ही थोड़ी देर पहले बताया कि 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसमें लेकर आया गया था, 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया था। और ये क्यों लाया गया था कि एक पार्टी से आपने
टिकट लिया, चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, फिर बाद में आपने पार्टी बदल लिया, चेंज कर लिया, तो आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाया गया उसी को दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ करते हैं। जो कि जो लोकसभा स्पीकर, सपोज आप एमपी हैं तो लोकसभा स्पीकर, और यहाँ पे आप जो एमएलए हैं या एमएलसी हैं तो वहाँ के जो स्पीकर हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनके गार्जियनशिप में ये सारी चीज़ें आती है डिस्क्वालिफिकेशन का। तो इससे रिलेटेड देखिए, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड क्या क्या जजमेंट है उसको देखेंगे। तो एक कीहोतो होलोहन केस था जो कि 1992 में आया गया था, और इसमें ये बताया गया था कि जो स्पीकर का ये डिसीजन होता है डिले करने का, वो जुडिशियल दायरे में आता है, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है कि कोई वो जुडिशियल ये देते हैं, जजमेंट देते हैं, तो उस पर रिव्यू किया जा सकता है। और जो यहाँ पे एक कर्नाटका में एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड केस हुआ था, तो वहाँ पे उस जजमेंट में ऐसा बोला गया था कि हमें एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, मीन्स एंटी डिफेक्शन रूल से रिलेटेड वहाँ पे सिर्फ केस रहे और वो उस इस तरीके के केसेस को ही हैंडल करे। तो अभी देखा जाए एंटी डिफेक्शन लॉ के फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं। तो इससे क्या होगा कि सपोज एंटी डिफेक्शन लॉ होने की वजह से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम जब भी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे तो वो उनका जो है जो स्टेबिलिटी है वो बना रहेगा, मीन्स क्योंकि वो छोड़ के दूसरे पार्टी नहीं जाते हैं इसलिए कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वो जिस पार्टी से लड़े हैं जीते हैं उस पार्टी में वो बने रहते हैं। फिर इससे करप्शन भी जानते हैं कम होता है। कम कैसे होता है कि सपोज क्या है कि आपने एक पार्टी से जीता, फिर बाद में सामने वाली पार्टी सोचती है कि आपको हम 5 करोड़ रुपए देंगे, आप हमारे पार्टी में आ जाइए, तो इसको हम हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इससे करप्शन भी रुक गया। फिर तीसरा है कि हमने सपोज पार्टी ए से लड़ के आए, सपोज कोई भी पार्टी बी से लड़ कर आया है, तो पार्टी बी से लड़ के आया है तो पार्टी बी के लिए वोटर्स ने वोट दिया है, तो बाद में उन लोगों का वोटर्स का, आपने बी को वोट दिया है बी पार्टी के लिए, बाद में ये पार्टी बी को छोड़ के पार्टी ए में आ गए, तो वोटर्स ने, जिन वोटर ने बी पार्टी से जुड़े होने की वजह से उसको वोट दिया था, वो थोड़ा सा ठगा महसूस करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये वोटर्स के जो वोटर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। बट एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट भी कुछ तर्क है कि उसका जो भी पॉलिटिशियन है उसका जो फ्री विल है उसको रिस्ट्रेन कर रहा है, डेमोक्रेसी के जो एथिक्स है उसके खिलाफ है, और जो चेंजेस बदलाव हैं उसको ये मतलब हिंडर कर रहा है, रोक रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हमने आज के लेक्चर को कवर कर लिया है। एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है 2019 से देखा जाए हमारे इंडिया में खाली है। तो जो हमारा डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर, वो 1921 से ये एक सिस्टम चला आ रहा है, और ये शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जिसका जो इसमें हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 93 में दिया गया है। और ये एक तरीके का, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बट एक तरीके का यहाँ पे देखा जाए तो एक कन्वेंशन है जनरली कि जो स्पीकर का पोस्ट है वो रूलिंग पार्टी के पास जाता है, और डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो जनरली अपोजिशन के पास जाता है। तो इसका देख लेते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर होता है उसका रेजिग्नेशन और रिमूवल का क्या प्रोसेस। तो आर्टिकल 94 है, वहाँ पे दिया गया है कि जो डिप्टी स्पीकर है उसका सीट कब कब आ सकता है। तो देखिए, वो सीट मतलब 5 साल टर्म कंप्लीट होने के बाद वैकेंट हुआ है तो वो हो गया वैकेशन। दूसरा है किसी ने, स्पीकर ने रिजाइन कर दिया तो वहाँ पे सीट वैकेंट हुआ तो दूसरे की ज़रूरत पड़ी। या तो तीसरा है कि रिजोल्यूशन के पास होने के बाद उसको हटा दिया गया स्पीकर को। तो इन 3 केसेस में यहाँ पे देखा जाए तो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली होता है। और जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर जो होता है डिप्टी स्पीकर को रिजाइन जो है डिप्टी स्पीकर को अपना देते हैं, और डिप्टी स्पीकर जो अपना रिजाइन स्पीकर को देते हैं। मीन्स यहाँ पे सपोज रिजाइन करना है, एक स्पीकर है और यहाँ पे डिप्टी स्पीकर है, तो इनको रिजाइन करना है तो डिप्टी स्पीकर को देंगे, इनको रिजाइन करना है तो स्पीकर को देंगे, ये ध्यान रहे। तो इश्यूज से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे देखा जाए कि जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ जो प्रोसीजर का सेंट्रलाइजेशन है, मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे उसका पावर का सेंट्रलाइजेशन है
फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को यहाँ पे साइडलाइन करता है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखा जाए जो पॉलिटिक्स में इंक्लूसिविटी है इसको इग्नोर कर रहा है। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं। तो अगला पॉइंट है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। तो देखिए इसका कुछ ऐसा संविधान में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो नहीं है, बट इस तरीके का एक कन्वेंशन है। तो अपोजिशन पार्टी को भी एक रहता है सेटिस्फेक्शन कि हाँ चलो हम मेरा भी रिप्रेजेंटेशन है, और कल को स्पीकर को कुछ होता है तो जो हाउस होता है उसको लीड करने का काम डिप्टी स्पीकर का करता है, और ये सेकेंड हाईएस्ट ऑफिसर होता है वहाँ पे किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन के टाइम पे। तो एक तरीके का ये लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला हमारा टॉपिक है कि जो वुमेन्स का मतलब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, वो धीरे धीरे स्पेशली लोकसभा में वो धीरे धीरे कम हुआ है, क्योंकि अभी जो 18th लोकसभा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 74 वुमेन्स का जीत के यहाँ पे सांसद में पहुंची है, जबकि जो 17th हुआ था 2019 से 2024 वाला जो लोकसभा हुआ वहाँ पे 78 वुमेन लोग जीत के जो सांसद भवन पहुंचे थे। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे देखा जाए तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है फर्स्ट लोकसभा में सिर्फ और 5% था, जो कि 17वीं जो लोकसभा हुआ वहाँ पे 14.4 हो गया। फिर उसके बाद देखा जाए राज्यसभा में तो अभी के टाइम पे नियरली 14% के आसपास महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, और पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रवांडा में है, जहाँ पे नियरली 60% जो सांसद है वो महिलाएं हैं वहाँ पे, पार्लियामेंटेरियन जो है नेता जो है रवांडा में महिलाएं हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि पहला पॉइंट ये है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में इसलिए चाहिए कि वो जो है मेन की तुलना में ऐसा रिपोर्ट में कहा जाता है कि वो बेटर परफॉर्म करती हैं, कि वो कार्य करने की क्षमता जो होती है उसमें ज़्यादा होती है। दूसरा है कि जो महिलाएं हैं उनका पॉपुलेशन भी नियर अबाउट 50% है, 50% है लेकिन पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन नियरली वो 14% है। तो इसको इक्विटेबल करना चाहिए, नियर अबाउट यहाँ पे 50% लेकर जाना चाहिए, जिससे कि फंडामेंटल टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसा आमतौर पे ये माना जाता है कि जो महिला होती हैं वो यहाँ पे वो क्रिमिनलाइज और करप्ट होने के चांसेस उनके बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो मेंस होते हैं उनके कंपैरिजन में। और ये जो है ऑक्सफोर्ड की स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चलता है। तो ये ऑक्सफोर्ड का जो स्टडी है इसको आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं इसको देखेंगे। तो एक तो सोसाइटी लेवल पे देखा जाए कि प्रीजुडिश है। प्रीजुडिश मीन्स इस तरीके का हमारे सोसाइटी में मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स होता है, तो इसकी वजह से कुछ रीजन है कि हमारे यहाँ जनरली मेल ही डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स में। दूसरा है कि स्ट्रक्चरल डोमिनेंस। स्ट्रक्चरल डोमिनेंस इन द सेंस ये होता है कि सपोज अभी मई 2024 में मई 2024 में इलेक्शन था, तो उसमें इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उसमें वुमेन्स का जो मसल पावर होता है उतना मतलब नहीं होता है एज कम्पेयर टू मेन। तो ये सारे भी स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है, और इसका देखा जाए पैट्रियार्कल सोसाइटी है इसका भी हमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो देखिए सरकार ने क्या किया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लेकर आया था, 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको लेकर, जिसमें ये बोला था कि 1/3 जो है नियरली 33% जो सीट है महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे, स्पेशली जैसे जो लोकसभा हो गया, स्टेट असेंबली हो गया और दिल्ली को इंक्लूड करके। फिर जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वहाँ पे भी नियरली 1/3 जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को दिया गया पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ में। फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है वहाँ पे भी देखा जाए तो महिलाओं का पॉलिटिकल और पब्लिक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं और जिससे कि हम वुमेन का जो पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्राइवेट मेंबर बिल। तो जनरली प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा अदर जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जब भी कोई बिल पेश किया जाता है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल
बोलते हैं। और प्राइवेट मेंबर बिल में जो होता है, जो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड मीन्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जब भी उनके द्वारा कोई बिल लिया जाता है अदर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उस चीज़ को प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। और जो ये है, इनके पास जो प्राइवेट मेंबर बिल के पास कोई ऐसा ये कमिटी नहीं दिया जाता है कि वो जब भी वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, वो खुद से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पॉलिसी फ्रेम करें। तो इससे क्या होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल जनरली पास नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि जब भी रूलिंग पार्टी को करना रहेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करवाती है, और अपोजिशन का कोई सिंगल पार्टी रहेगा तो वहाँ पे वैसे भी वो बिल यहाँ पे रिजेक्ट ही हो जाता है जनरली। तो इसका बेनिफिट ये है कि वो कम से कम एटलीस्ट आवाज़ को उठा रहे हैं, मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और रिफॉर्म के लिए वो ट्राई कर रहे हैं कोई प्राइवेट मेंबर। तो अभी प्राइवेट मेंबर बिल डिक्लाइन जनरली क्यों हो जाता है? एक तो डिसरप्शन हो गया, क्योंकि क्या होता है कि जो विप होते हैं किसी भी पार्टी के, उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो एमपी एमएलए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना रहता है। प्रोसीजरल हर्डल्स होता है, जैसे उनके पास जो है डिस्कशन के लिए उतना टाइम टाइम नहीं होता है, डिस्कशन के लिए उतना टाइम नहीं होता है, तो वो जब टाइम नहीं रहेगा तो प्रॉपर कैसे वो डिस्कस करेंगे। फिर रिसोर्स का गैप होता है, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है पार्लियामेंट से, तो इसकी वजह से सक्सेस रेशियो कम है और पॉलिटिकल एपैथी भी है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, कोई फिक्स टेन्योर देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, और जो भी टाइम उनको दिया जाए वो अनइंटरप्टेड हो, जिससे कि उसका डिजिटल ट्रैकिंग भी किया जा सके। और रिसर्च एंड सपोर्ट के लिए सपोज एक अकेला बंदा है और पॉलिसी प्राइवेट मेंबर लेके आ रहा है, तो उसको तो फायदा नुकसान उतना नहीं पता होगा, बट कोई एक्सपर्ट रहेगा, कोई रिसर्च टीम उसके पास रहेगी, जो कि पार्लियामेंट या फिर जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा दिया जाता है, तो एक प्रॉपर वहाँ पे एक अपना बिल बना सकता है, पॉलिसी बना सकता है, जिससे जिसको डेडिकेटेड एक रिव्यू कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, उसके पास एक 10 मिनट का रूल मॉडल है, वहाँ पे एमपी कैन इंट्रोड्यूस शॉर्ट बिल। उस बिल में उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो शॉर्ट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके का देखेंगे हमने जो है अभी इस यहाँ पे आपने लेक्चर को हम स्टॉप करेंगे, और होमवर्क आपके लिए देते हैं एक क्वेश्चन, जहाँ पे आप आंसर राइटिंग करके आप हमें भेजिए, हम उसको इवेल्युएट करेंगे। तो जनरली देखिए, डिस्पाइट कि अभी जो है हमारा क्वेश्चन जो है, डिस्पाइट इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेचर रिमेन्स लो, मतलब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतने मतलब प्रमोट करने के बाद भी काफ़ी कम है। तो इसका हमें डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इनहेंसिंग वुमेन्स लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब महिलाओं को कैसे हम इस तरीके का बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, इस पे चैलेंजेस क्या है, उसको हिंडर करना है। तो स्क्रीनशॉट लेके इसका हमें आंसर राइटिंग करके भेजिए, हम ट्राई करेंगे इसको चेक करके रिवर्ट करने का। तो इसका कैसे करना है, इंट्रोडक्शन बनाइए, कंक्लूजन रहे, बॉडी पार्ट रहे, और क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखिए। तो ये हमारा आज का यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ सब शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेकर आने के लिए। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और हम ट्राई करेंगे जो मेंस 365 क्वालिटी मैगजीन उसको 2 से 3 दिन में ख़त्म करके हम इकोनॉमी का जो मेंस 365 सीरीज है उसको हम इसको कंटिन्यू करें। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।